हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में जो 2020 का जीएस पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 52 क्वेश्चन को कर लिया है। इसके कुछ क्वेश्चनों को आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। हमने 2013 और 14 का जो जीएस पेपर है उसको भी डिस्कस कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही में 2024 का जो जीएस पेपर है उसको एग्जाम हॉल में किस माइंडसेट के साथ मैंने किया था वो भी वहाँ पर डिस्कस कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। ये प्रश्न शायद करंट का हो सकता है, उस समय न्यूज में आया होगा किसी न किसी कारण से, तो इसलिए यह प्रश्न पूछा गया था उस समय। इसका आंसर तो ए है, लेकिन अब है क्या ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि जो मार्केट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायदा बाजार, एक होता है हाजिर बाजार। हाजिर बाजार तो कौन सा होता है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं और कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको भुगतान कर देते हैं, वो तो हो जाता है हाजिर बाजार। हाजिर बाजार में तो लेन देन हाथों हाथ हो गया, लेकिन जो वायदा बाजार होता है इसमें वायदा किया जाता है, कब, भविष्य के लिए। इसमें भविष्य में एक निर्धारित तिथि पर निर्धारित दर पर जो वस्तुओं का या किसी अन्य चीज़ का आदान प्रदान किया जाता है, तो ये होता है वायदा बाजार। तो यहाँ पर जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है ये क्या है, ये जो वायदा बाजार होता है। अब जो वायदा बाजार होता है उसके अंदर लेन देन होगा, तो कहाँ पर होगा लेन देन, कोई स्थान चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए लेन देन करेंगे दो व्यक्ति तो एक स्थान चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक खरीदते हैं, तो ऐसा ही स्टॉक मार्केट होता है वायदा बाजार के लिए। वहाँ पर क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है कि भाई इसमें बोल देते हैं कि आज से 1 साल बाद मैं कोई वस्तु या कोई चीज़ मैं इतने रुपए में खरीदूंगा। हालांकि अगर उसकी रेट बढ़ जाती है तो जो अनुबंध करने वाला व्यक्ति होता है उसको फायदा हो जाता है और जो बेचने वाला व्यक्ति है उसको नुकसान हो जाता है। लेकिन यदि रेट है वो गिर जाती है तो बेचने वाले व्यक्ति को फायदा होता है और खरीदने वाले को नुकसान होता है। ये इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है ये उसी से संबंधित है। ये क्या होता है बेसिकली, ये जो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज है, जैसे भारत के अंदर क्या है बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही क्या है ये न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज है। यहाँ पर क्या होता है, वायदा बाजार के लिए अनुबंध किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट था ये न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर कारोबार किए जाने वाले क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है उसके वायदा अनुबंध को संदर्भित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का मानक है, अमेरिका से निकलने वाले तेल का मानक है। ये वेस्ट टेक्सास, टेक्सास कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर है। तो जो अमेरिका से तेल निकलता है उसके लिए क्या किया जाता है, मानक के रूप में यूज किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग तेल के हाजिर मूल्य, वायदा मूल्य को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है। तो ये तो हो गया वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। हाजिर बाजार और वायदा बाजार से आप समझ गए होंगे। ऐसा ही एक शब्द आता है ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क। ये भी कहाँ होता है, ये होता है जो इंटरनेशनल एक्सचेंज लंदन है उसके अंदर जो कारोबार होता है उसमें ये शब्द यूज किया जाता है क्रूड ऑयल के लिए, ब्रेंट क्रूड ऑयल। ओपेक कंट्री है, जो ओपेक गठबंधन कब बना था 1973 के अंदर, जो मेनली तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री होती है वो ओपेक गठबंधन के अंदर आती है। तो ओपेक कंट्री से जो तेल निकलता है उसके मूल्य निर्धारण के लिए क्या यूज होता है, ब्रेंट क्रूड ऑयल। अब जो तेल निकलता है क्रूड ऑयल, पेट्रोल, वो मूलतः कहाँ से निकलता है, ओपेक कंट्री से निकलता है। तो जो विश्व का 2/3 कच्चे तेल के अनुबंध ब्रेंट ऑयल बेंचमार्क में हस्ताक्षरित होते हैं। ये दोनों सेम ही है, बस क्षेत्र के आधार पर इनको बांट दिया। जो ओपेक रीजन वाले देश होते हैं उनके अंदर जो कच्चा तेल होता है उसके लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल का यूज किया जाता है, जबकि जो अमेरिका से जो निकल गए तेल के लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वर्ड यूज होता है कच्चे तेल के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर जो गैर वित्तीय ऋण है वो टर्म सारा है उसको हम समझेंगे। ऋण क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी से उधार लेता है उसे ऋण बोलते हैं। तो ऋण को दो भागों में बांट दिया, एक वित्तीय ऋण, एक गैर वित्तीय ऋण। और भी कई टाइप्स होते हैं वित्त के, उसको हम यहाँ पर नहीं समझेंगे। हम यहाँ पर ये जो गैर वित्तीय ऋण है उसको अच्छे से समझेंगे। ऋण का मतलब क्या था, उधार लेना। जब कोई व्यक्ति भविष्य में ब्याज सही चुकाने के लिए धन उधार लेता है तो उसे ऋण उत्पोषण बोलते हैं। ऋण के दो भाग हो गए, एक वित्तीय ऋण, एक गैर वित्तीय ऋण। यहाँ पे क्या पूछा गया है, गैर वित्तीय ऋण। अब आप समझिए गैर वित्तीय ऋण क्या होता है। कोई व्यक्ति किसी से लोन लेता है और वो आगे लोन नहीं देता है, खुद के लिए यूज करता है, उसे बोलते हैं गैर वित्तीय ऋण। जैसे मुझे क्या चाहिए, फोन चाहिए, तो मैंने फोन लेने के लिए क्या लिया, लोन लिया, तो मैंने उससे फोन खरीद लिया, मैंने किसी को आगे फाइनेंस नहीं किया है, तो ये क्या होगा, ये होगा गैर वित्तीय ऋण। जबकि जो बैंक होता है वो आरबीआई से उधार लेता है, क्यों लेता है, आगे ऋण देने के लिए, तो ये होता है वित्तीय ऋण। तो जैसे बजाज फाइनेंस वाला है जो क्या करते हैं, आगे फाइनेंस करने के लिए किसी को ऋण लेते हैं, तो वो आगे किसी को क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो उसे बोलते हैं वित्तीय ऋण। गैर वित्तीय ऋण में वित्तीय क्षेत्र से बाहर की संस्थाओं जैसे कि परिवार, व्यवसाय और सरकारी संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण शामिल होते हैं। बाहर की संस्थाएं क्यों, क्योंकि वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो फर्दर ऋण देने के लिए ऋण लेती हैं।
तो इसमें कौन कौन से उदाहरण आगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक लोन, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स हो गए। अब बॉन्ड्स में कई बॉन्ड्स होंगे, वो किसके पार्ट होंगे? वित्तीय ऋण के पार्ट होंगे। लेकिन कुछ बॉन्ड होंगे जैसे कि जो सीपीसीबी हो गए, जहां पर निजी क्षेत्र हैं वो ऋण लेते हैं खुद के यूज के लिए, तो वे बॉन्ड्स किसके पार्ट हो गए? गैर वित्तीय ऋण के। लेकिन जो बजाज फाइनेंस है वो किसी को आगे लोन देने के लिए अगर बॉन्ड जारी करता है तो वित्तीय ऋण का लिखित होगा। क्रेडिट कार्ड हो गया, ऋण पत्र, डिबेंचर हो गए। ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर, जब जो निजी क्षेत्र हैं वो दीर्घकालिक ऋण लेने के लिए क्या जारी करते हैं? ऋण पत्र या डिबेंचर जारी करते हैं। वे ऋण जो आगे ऋण देने के लिए नहीं लिए जाते हैं या स्वयं के खर्च के लिए लिए जाते हैं, उन ऋण को बोलते हैं गैर वित्तीय ऋण। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार क्यों जारी करती है? क्योंकि उसके पास धन की कमी हो जाती है डेली खर्चों के लिए, तब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है। तो पैसा कहाँ यूज कर रही है? गवर्नमेंट खुद यूज कर रही है। बैंक लोन, कोई व्यक्ति होम लोन लेता है, कार लोन लेता है या फिर किसी एजुकेशन लोन लेता है, तो वो खुद के लिए यूज कर रहा है, तो वो भी क्या होगा? गैर वित्तीय ऋण होगा। ट्रेजरी बिल भी इसी टाइप का हो गया। बॉन्ड जो खुद की यूज करने के लिए हो गए। क्रेडिट कार्ड से पैसे क्यों निकालते हैं? हम खुद खर्च करने के लिए निकालते हैं। तो ये सब पार्ट होंगे गैर वित्तीय ऋण के। वित्तीय ऋण में क्या आते हैं? वे ऋण जो आगे ऋण देने के लिए लिए जाते हैं, जैसे कि रेपो, एमएसएफ के माध्यम से जो बैंक है वो आरबीआई से लोन लेता है। बॉन्ड जैसे कि बजाज फाइनेंस आगे लोन देने के लिए बॉन्ड जारी करता है, तो वो क्या होगा? वित्तीय ऋण होगा। अब चलते हैं प्रश्न पर। आप इस प्रश्न का आंसर देने का ट्राई करना, सोचना कि ये किस किस का पार्ट होंगे। अभी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, इसका आंसर आप देंगे और पक्का देना आप आंसर कमेंट में। जितने भी लोग ये वीडियो देखता है, आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि तभी मुझे लगेगा कि आप थोड़े पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। इससे मुझे वीडियो बनाने में और मोटिवेशन आएगा। 55 प्रश्न है, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा उपाय के अधीन नहीं रखे जाते हैं? यह थोड़ा सा फैक्चुअल प्रश्न था, इसलिए इससे संबंधित जो फैक्ट हैं उसको हम अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले IAEA का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। यह एक क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन कौन होते हैं? वे संगठन जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? गवर्नमेंट ही उनकी भागीदार होती है। यह परमाणु ऊर्जा जो यूरेनियम वगैरह से उत्पन्न होती है कि शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग, जो यूरेनियम वगैरह जिनसे परमाणु ऊर्जा निकलती है, तो यूरेनियम का यूज कहाँ ना हो? सैन्य उद्देश्य के लिए ना हो, उसको रोकने के लिए यह प्रयास करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वीना, जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर है। आप कमेंट करके ये भी बताएंगे कि जो वीना शहर है ये कौन सी नदी के तट पर है। IAEA के सुरक्षा उपाय उन परमाणु रिएक्टरों पर लागू होते हैं जो आयातित यूरेनियम का उपयोग करते हैं। अब एक चीज आप यहाँ पर जान लीजिए कि जो IAEA है, ये जो आयातित यूरेनियम होता है, आयातित यानी कि जो बाहर से मंगाया है किसी और देश के साथ और देश से, उस यूरेनियम का उपयोग कहाँ ना हो? सैन्य उपयोग के लिए ना हो, उसका ध्यान रखता है। अगर भारत के अंदर यूरेनियम मिल रहा है और भारत उसका उपयोग कहाँ कर रहा है? सैन्य उपयोग के लिए कर रहा है, तो उसमें IAEA कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर कोई देश है जैसे भारत कजाकिस्तान से यूरेनियम मंगाता है और उस यूरेनियम का क्या करता है? वो सैन्य उपयोग के लिए यूज करता है, तो उसके लिए IAEA ध्यान रखता है। तो यहाँ पर आप प्रश्न पर चलिए कि क्या था कि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। जो घरेलू आपूर्ति वाला यूरेनियम है उसकी जांच कौन? IAEA नहीं करता है, क्योंकि घरेलू यूरेनियम का उपयोग सैन्य प्रयोग के लिए किया जा सकता है, जबकि जो आयातित यूरेनियम है उसका उपयोग सैन्य उपयोग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो आप जब भी कभी सुनेंगे कि भारत ने किसी देश के साथ परमाणु समझौता कर रखा है, तो उसके आगे वर्ड आएगा असैन्य परमाणु समझौता। कभी भी ऐसे नहीं आएगा सैन्य परमाणु समझौता, उसके आगे लिखा हुआ ही आएगा असैन्य परमाणु समझौता, जो कि भारत ने काफी देशों के साथ कर रखा है, जैसे कि USA हो गया, फ्रांस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, रशिया हो गया, काफी देशों के साथ भारत ने कर रखा है। आप एक और लिस्ट देख लेना। तो यहाँ पर इसका आंसर है B। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर लिखा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातित यूरेनियम का प्रयोग सैन्य उपयोग के लिए न किया जाए, नागरिक उपयोग के लिए ही किया जा सकता है, बिजली बाजार जैसे कि विद्युत उत्पादन के लिए। घरेलू स्रोत से प्राप्त यूरेनियम नागरिक व सामरिक दोनों उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। ये होगी यहाँ पर जानकारी। IAEA के बारे में हमने जान लिया है। IAEA का एक होता है अतिरिक्त प्रोटोकॉल। अतिरिक्त प्रोटोकॉल कोई देश साइन करता है वो उसकी इच्छा से करता है, बाध्यकारी नहीं है। अगर एक बार कोई देश साइन कर लेता है उसके बाद इससे हट नहीं सकता। अतिरिक्त प्रोटोकॉल के तहत ही जो IAEA है वह जो परमाणु रिएक्टर है उनकी निगरानी करता है कि उनका यूज कहाँ हो? असैन्य उपयोग के लिए हो, किसका? आयातित यूरेनियम का। तो यहाँ पर जो आंसर है वो B हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है? पहली बात तो ट्रिम्स क्या है? आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 के अंदर, उरू के दौर के बाद जब पहले गेट था उसके माध्यम से स्थापना हुई थी। ये तो आप जानते ही होंगे। तो WTO के क्या हो रखे? कुछ समझौते हो रखे हैं, जैसे कि ट्रिप्स हो गया, AO हो गया एग्रीकल्चर को लेके, उसी प्रकार है ट्रिम्स।
ये एक समझौता है जो व्यापार से संबंधित मामलों को देखता है। किसको? वस्तुओं के व्यापार से। सेवाओं के व्यापार से संबंधित अलग समझौता है, ये देखता है वस्तुओं के व्यापार को। तो यहाँ पर प्रश्न में जो दूसरा पॉइंट है ये बोलता है ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। ये सिर्फ वस्तुओं के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं, सेवाओं से इसका लेना देना नहीं है। तो दूसरा पॉइंट इसका हो जाता है कैंसिल। आंसर इसका आ जाता है सीधा सी। अब हम WTO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि WTO के बारे में बहुत लंबा हो जाएगा, हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। वैश्विक सदस्यता समूह जो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है और उसका प्रबंधन करता है। WTO की स्थापना का जो क्रम रहा है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था जिसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन बने थे, एक तो बना था IMF, एक बना था वर्ल्ड बैंक और एक बना था ITO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। लेकिन यह मूर्त रूप में नहीं आ पाया था और बीच में ही बंद हो गया था। ITO की जब घोषणा हुई थी यही सोच के हुई थी कि ये व्यापार को देखेगा और व्यापार का नियमन करेगा, जो वैश्विक व्यापार है उसको बढ़ावा देगा, लेकिन ये लागू ही नहीं हो पाया। इसकी भरपाई करने के लिए क्या बना? गेट, जिसकी फुल फॉर्म है व्यापार पर सामान्य समझौता। जेनेवा में 23 देशों द्वारा टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता गेट नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ। 1995 तक जो गेट है यही वैश्विक व्यापार का नियमन करता था, उसको देखता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आया। वर्ल्ड ऑर्डर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो जो व्यापार को लेके क्या होने लगे, विभिन्न देशों के मध्य क्या होने चाहिए, संघर्ष होने लगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक नए संगठन की जरूरत पड़ी, तब जाके आया WTO। गेट के उद्देश्य आयात कोटे को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना तथा व्यापार वस्तुओं पर टैरिफ को कम करना था। 1948 से 1994 की अवधि के दौरान अधिकांश विश्व गेट द्वारा नियंत्रित होता था। विश्व व्यापार धीरे धीरे क्या हुआ, अधिक जटिल हो गया, तो गेट इससे निपटने में सक्षम नहीं था। तो गेट के अंतर्गत व्यापार वार्ता का अंतिम अध्याय था उरुग्वे चक्र। उरुग्वे चक्र या उरुग्वे दौर था वो चला था 1986 से 94 तक। इस चक्र के अंत में आते आते जो सभी विश्व के देश थे उन्होंने सहमति प्रकट कर दी कि हमें एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, WTO समझौते पर अप्रैल 1994 में मोरक्को के मार्केस में मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इसे बोलते हैं मार्केस समझौता। तो मार्केस समझौता किससे संबंधित है? वो है WTO की स्थापना से संबंधित। ये भी याद रखना, UPSC पूछ भी चुका शायद। गेट था वो केवल वस्तुओं के व्यापार पर लागू होता था, लेकिन WTO वस्तुओं के व्यापार के साथ सेवाओं के और IPR जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनको भी ये क्या करता है, कवर करता है। तो जो गेट था वो सिर्फ वस्तुओं को देखता था, जबकि WTO वस्तुओं, सेवाओं, IPR तीनों को देखता है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर है। WTO की संरचना क्या है? सबसे ऊपर है इसमें मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होती है। इसके नीचे आती है सामान्य परिषद, जो इसका डे बाई डे काम देखती है, प्रतिदिन का। सामान्य परिषद ऐसे बोलते हैं जनरल काउंसिल, ये सर्वोच्च स्तरीय निर्णय लेने वाला निकाय है। सामान्य परिषद की सहायता करता है एक विवाद निपटान निकाय और व्यापार नीति समीक्षा निकाय। सामान्य परिषद की 3 काउंसिल है, एक गुड काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल, सर्विस काउंसिल। अब आप इनके नाम से समझ गए होंगे ये किसके मामलों को देखते होंगे। ये जो वस्तुओं के मामले को देखता है, ये सेवाओं के मामले को, और ये IPR के मामले को। जो महानिदेशक होता है इसकी नियुक्ति मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है। WTO के सिद्धांत वगैरह हैं, इसको हम आप यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये मैं जो PDF है आपको ग्रुप में भेज दूंगा अलग से, तो आप वहाँ पर इन सबको पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार 100% WTO का क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो आप, क्योंकि USA है जो WTO से बाहर हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है वैसे भी, तो ये प्रश्न बनता ही बनता है। पिछले 2 साल से प्रश्न आया नहीं WTO से। यहाँ पर जो ट्रिम्स समझौता है उसको हम देख लेते हैं। ट्रिम्स व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता। विश्व व्यापार संगठन का ट्रिम्स समझौता इस तथ्य पर आधारित है कि व्यापार और निवेश के बीच मजबूत संबंध है, यानी व्यापार को सुगमता देने के लिए ये मेनली आया था। तो अब चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है? विदेशी निवेशकों द्वारा किया जाने वाला आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होता है, यानी कि मात्रात्मक निबंधन इसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे भारत देश है, भारत से क्या हो रहा है, बाहर कोई देश है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से कोई चीज़ आ रही है, मान लीजिए फ़ोन भेज रहा है, कितने फ़ोन भेज रहा है? 100 फ़ोन। तो भारत ये डिसाइड नहीं कर सकता कि तू सिर्फ 50 फ़ोन ही भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया को बोल देगा, ऑस्ट्रेलिया जी आप सिर्फ 50 फ़ोन ही भेज सकते हो, यहाँ पर आप निर्यात कर सकते हो। या फिर कोई गाड़ी आ रही है तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 गाड़ी ही यहाँ पर भारत के अंदर निर्यात कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकता है। इसे बोलते हैं जो परिमाणात्मक या मात्रात्मक निबंधन है वो निषिद्ध है WTO के तहत। दूसरा पॉइंट देख लिया कि जो ट्रिम्स है वो सिर्फ वस्तुओं से संबंधित है। जो सेवाओं पर होता है वो उसे बोलते हैं गेट्स, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता, जो सेवाओं से संबंधित मामलों को देखता है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर स्लाइड पर रोक के। तीसरा पॉइंट है ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। विदेशी निवेश को कौन निर्धारित करता है? DPIIT और जो फेमा जैसे जो एक्ट है भारत के अंदर बन रखे वो निर्धारित करते हैं। ट्रिम्स से इसका कोई लेना देना नहीं है।
तो इसका आंसर होता है सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। यहाँ पर जो नहीं जैसे वर्ड होते हैं उनको आप हाईलाइट करते हुए चलिए। ऐसे वर्ड कभी कभी छूट जाते हैं और हमारे से गलती हो जाती है। यहाँ पर एक वर्ड आया है मौद्रिक नीति। इसको जानने से पहले जानिए एक वर्ड मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति से आप समझते होंगे कि मुद्रा की पूर्ति कितनी है देश के अंदर। इस मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने के लिए क्या लेके आते हैं, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या किया जाता है, मुद्रा आपूर्ति का नियमन किया जाता है। यानी कि मुद्रा को देश के अंदर बढ़ाना है, घटाना है, उसको कौन देखता है, उसको देखता है मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यहाँ पर प्रसारवादी और एक होती है आपकी संकुचित। अब प्रसारवादी से आप समझ रहे होंगे प्रसार करना, यानी कि रुपया ज्यादा होगा, और संकुचित का मतलब कि मुद्रा का क्या होगा, संकुचन होगा, मुद्रा आपूर्ति कम होगी, और प्रसारवादी में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। ये तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। यहां पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण नहीं करेगा, यानी कि कौन सी नीति का अनुसरण करेगा, संकुचित मौद्रिक नीति का अनुसरण करेगा। क्योंकि यहां पर प्रसारवादी मौद्रिक नीति के लिए तो मना कर रहा है, तो दूसरी नीति कौन सी है, संकुचित मौद्रिक नीति। संकुचित मौद्रिक नीति में क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति को कम करना है। तो यहां पर जो भी मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा रहा है उसको कैंसिल कर दो, और जो मुद्रा आपूर्ति को घटा रहा है वो राइट हो जाएगा। तो पहला क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर। आप समझते होंगे एसएलआर क्या है। एसएलआर क्या होता है, बैंकों को कुल जमा होती है उनके पास, उसका कुछ पैसा अपने पास सुरक्षित रखना पड़ता है, उसे बोलते हैं एसएलआर। जबकि सीआरआर क्या होता है, बैंकों को अपने कुल जमा का कुछ प्रतिशत नकद रूप में किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वो होता है सीआरआर। जो पहला पॉइंट बोल रहा है कि एसएलआर क्या करेंगे, घटाएंगे। एसएलआर घटाने का मतलब क्या है कि बैंकों के पास उधार देने के लिए पैसा ज्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि पहले एसएलआर था 50 रुपए और बैंक के पास कुल पैसे थे 100। अब यहां पर कह रहा है कि एसएलआर कम कर रहे हैं, यानी कि एसएलआर कर रहे हैं 40, तो 10 रुपए बैंक के पास एक्स्ट्रा आ गए ना, 60 रुपए हो गए बैंक को उधार देने के लिए। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करेगा। और यहां पर क्या बोला है, नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट हो जाता है कैंसिल, पहला पॉइंट कैंसिल होता है, आंसर अपना बी आ जाता है सीधा। दूसरा पॉइंट देखिए, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी कि एमएसएफ दर, शॉर्ट फॉर्म इसकी। एमएसएफ के तहत क्या होता है, बैंक है वो ओवरनाइट, एक रात के लिए या एक दिन के लिए क्या होता है, आरबीआई से उधार लेता है। तो ये तो रेपो के अंदर भी यही करता है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इस एमएसएफ के तहत जो एसएलआर प्रतिभूति है उनको गिरवी रख सकता है। एसएलआर में जो काउंट होने वाली प्रतिभूति, यानी कि ये एक्स्ट्रा लोन है, एसएलआर के अंदर इसमें थोड़ी ढील है, तो यहाँ पर जो वो प्रतिभूति गिरवी रख रहा है वो एसएलआर के अंदर काउंट हो जाएगी। यानी कि एसएलआर के अंदर जो उसकी प्रतिभूति रखी हुई पड़ी है उसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, लोन ले सकता है, और वो प्रतिभूति एसएलआर में भी काउंट हो रही है, यानी कि उसके पास एसएलआर का कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ गया है। सीमांत स्थायी सुविधा दर की बात की, यानी कि अब यहाँ पर एमएसएफ के तहत जो बैंक है वो आरबीआई से उधार ले रहा है, तब इसमें जो ब्याज चार्ज कर रहा है कौन, आरबीआई, उसे बोलते हैं एमएसएफ दर। अब एमएसएफ दर को बढ़ा दिया, यानी कि उसका ब्याज क्या कर दिया, महंगा कर दिया। जो लोन ले रहा है वो महंगा हो गया है। अब लोन महंगा हो गया तो उसके पास पैसे क्या बचेंगे, कम बचेंगे, यानी कि ये पॉइंट हो गया सही। यहाँ पर कौन सी नीति हो जाएगी, संकुचित मौद्रिक नीति। प्रसारवादी मौद्रिक नीति नहीं होगी। प्रसारवादी मौद्रिक नीति कब होती, जब एमएसएफ रेट को घटाते। तीसरा पॉइंट है बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, ब्याज दर है, रेपो दर, बैंक दर। अब यहाँ पर एमएसएफ को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तब कौन सी नीति हो रही थी, संकुचित मौद्रिक नीति हो रही। अब यहाँ पर बैंक दर, रेपो दर को घटाएंगे तब तो कौन सी होगी, तब तो प्रसारवादी मौद्रिक नीति होगी ना, क्योंकि बैंकों के पास उधार देने के लिए ज्यादा पैसा आ जाएगा। इसलिए तीसरा पॉइंट हो जाता है गलत, आंसर होता है इसका बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आप कथन देखकर एक बार तो कहीं क्या प्रश्न आ गया, यूपीएससी पता नहीं क्या ही पूछ लिया। अब इतने डेटा फैक्ट याद थोड़ी रहते हैं, बहुत ही जनरल पॉइंट है, इसमें आपको डेटा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए। पहला पॉइंट है, शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी आई है। उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, कौशल के विकास से, जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है तो जो 1991 से अब जो एजुकेशन का लेवल है वो बढ़ा है, एजुकेशन का लेवल बढ़ने से सीधी बात है उत्पादकता बढ़ेगी। ऐसा ही जनरल सोच सकते हैं हम। तो ये पॉइंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और उत्पादकता तो गांव के अंदर भी बढ़ी है ना, लोग गांव के डफर थोड़ी रह गए कि वैसे ही वैसे पड़े, शहरी क्षेत्र तो आगे बढ़ गए लेकिन गांव के लोग पीछे रह गए। तो ये एक हिसाब से तो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, इसको ऐसे ही काट सकते हैं हम। दूसरा पॉइंट है, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। यह पॉइंट भी गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर कहा गया पहली बात तो सतत वृद्धि की बात की, निरंतर वृद्धि।
अगर ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत में वृद्धि होती ना तो शहरीकरण क्यों होता, लोग गाँव से भाग के क्यों आ रहे हैं। कार्यबल में वृद्धि होने का मतलब है कि जो गाँव के लोग हैं वो पार्टिसिपेट ज़्यादा कर रहे हैं किसमें, कार्यबल के अंदर। कार्यबल में कौन आते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि काम करने वाले लोग गाँव के अंदर निरंतर बढ़ रहे हैं, जबकि शहर के अंदर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन वो क्या रहा है, शहरीकरण हो रहा है, यानी कि शहरों के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो निरंतर शहरी क्षेत्र के अंदर जो है कार्यबल में वृद्धि हुई है, ऐसा ही सोच के हम जनरल इसको काट सकते हैं। दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, यानी कि कृषि के अलावा जो अर्थव्यवस्था है या क्षेत्र है वहां पर वृद्धि हुई। बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि कृषि है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जो कृषि भूमि है वो भी कम हो रही है, जो खेतों का आकार है वो भी छोटा हो रहा है, इसलिए पॉइंट सही हो जाता है। चौथा पॉइंट है, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है, तभी तो शहरीकरण हो रहा है, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। अगर गाँव के अंदर रोजगार की वृद्धि दर बढ़ती रहती तो शहरीकरण इतना होता ही क्यों, जो शहरीकरण की समस्या वो आती नहीं, इसलिए चौथा पॉइंट भी सही आंसर होता है अपना बी, एकदम जनरल अंडरस्टैंडिंग, कुछ आपको ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। यहाँ पर पहली पॉइंट तो क्या है, जो लोन देते हैं उसके अंदर वाणिज्यिक बैंकों का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है, सहकारी बैंक तो बहुत ही कम है। वाणिज्यिक बैंकों में कौन आगे, SBI हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, जितने भी बैंक आते हैं आप नाम सुनते हैं वो सारे क्या है, वाणिज्यिक बैंक है। जबकि जो सहकारी बैंक है उसमें भी क्या बोला है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, वो तो बहुत कम है। इसलिए जो कृषि ऋण हो गया और भी ऋण हो गए उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, वाणिज्यिक क्षेत्र की है। उसके बाद आती है सहकारी क्षेत्र की और सबसे कम आती है RRB की, रीजनल रूरल बैंक की। ये क्रम है, यानी कि सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक, उसके बाद आ जाता है अपना सहकारी बैंक, उसके बाद आ जाता है RRB। तो पहला पॉइंट कैंसिल। दूसरा पॉइंट है, DCCB का सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि प्रदान करना है। यह पॉइंट सही है, क्योंकि ये इसकी अपर बॉडी है किसकी, प्राथमिक कृषि साख समितियों की, तो ये तो इसको लोन वित्त प्रदान करेगी। यहाँ पर देखिए, जो सहकारी समिति होती है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होती है राज्य सहकारी समिति, एक होती है जिला सहकारी समिति जिसको केंद्रीय सहकारी समिति भी बोलते हैं, उसके बाद आती है अपनी प्राथमिक कृषि साख समिति। राज्य सहकारी समिति है वो वित्त करती है जिला को और जिला वाली करती है प्राथमिक कृषि साख समिति को। जो प्राथमिक कृषि साख समितियाँ होती हैं वो आगे जनता को लोन देने का काम करती है, किसानों को लोन देने का काम करती है। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है सही। जो RRB है, रीजनल रूरल बैंक, इसकी सर्वप्रथम स्थापना हुई थी 1975 के अंदर, प्रथमा बैंक कहाँ पर, मुरादाबाद के अंदर, यूपी में। RRB एक्ट कब लाया गया था, 1976 में। RRB है ये अपने कुल ऋण का 75% लोन कहाँ देती है, PSL सेक्टर के अंदर, जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग होती है उसके तहत ये अपना 75% हिस्सा देती है। ये होगी RRB के संबंध में बात है, जिसको आप याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में किसी व्यक्ति की साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्य हिस्सेदारी में कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं। अब इस प्रश्न को आप पढ़ के ऐसा समझेंगे कि हाय UPSC ने क्या ही पूछ लिया, ये तो कैसे आएगा, साइबर बीमा के क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होंगे, हम कैसे करेंगे, कैसे इतना याद रखेंगे। बिल्कुल ही लपू प्रश्न है ये। अब यहाँ पर पहली बात क्या कही है, साइबर बीमा। अब साइबर बीमा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आप बीमा कराते किसका, अपने एक पाँव का, और आपका क्या है, हाथ टूट जाता है। अब आप बीमा वाले के पास जाके बोलेंगे मेरा हाथ टूट गया, इसका आप क्या करें, फाइनेंस कीजिए इसको, आप इसका जो बीमा कवर है मुझे वापस दीजिए। तो वो बीमा कंपनी बोलेगी मैंने तो भाई आपके जो पाँव है उसका बीमा किया था, हाथ का किया नहीं था, हाथ की गारंटी मैंने ली नहीं थी, तो मैं पैसे क्यों दूँ। यही बात इसमें है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या बात की गई, साइबर बीमा की बात कर रखी है। तो साइबर बीमा अगर कंप्यूटर के अंदर कोई खराबी आएगी, किसके माध्यम से, साइबर अटैक के माध्यम से, साइबर से संबंधित कोई भी गतिविधि होगी इंटरनेट में जो साइबर अटैक के माध्यम से, उसको ये कवर करेगा साइबर बीमा। अगर आपने गलती से कंप्यूटर तोड़ दिया, कंप्यूटर आपका टूट गया, कंप्यूटर खराब हो गया, या किसी ने आपका कंप्यूटर तोड़ दिया, अब आप बोलेंगे उनके पास जाके कि मेरा कंप्यूटर टूट गया है, यानी कि आपने बीमा करा रखा था पाँव का, हाथ टूट गया, अब आप जा रहे हो बीमा कंपनी के पास, तो वो आपका रिस्क कवर क्यों करेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया, तो नए कंप्यूटर की लागत, अब यहाँ नए कंप्यूटर को क्यों देगा, यहाँ पर साइबर की कोई बात ही नहीं की गई है। दूसरा पॉइंट कैंसिल। दूसरा पॉइंट कैंसिल करते ही आपका आंसर आ जाता है बी। प्रश्न पढ़िए कि भारत में किसी व्यक्ति की साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं। पहला पॉइंट, यदि कोई मेलवेयर साइबर अटैक हो गया, एकदम सही बात है। तीसरा पॉइंट, यदि साइबर बलात् ग्रहण होते हैं तो उसे हानि न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ की परामर्शदाता की सेवाएं लेना, साइबर से संबंधित बात होगी, ठीक है। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है कि न्यायालय में बचाव में लगने वाली लागत, अगर आपका साइबर अटैक हो गया है और दो जो कंपनी है उसके बीच क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो वो साइबर से संबंधित बात होगी ना, क्योंकि वो साइबर अटैक की बात चल रही है यहाँ पर। तो चौथा पॉइंट भी यहाँ पर सही होता है।
अगला प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाएगा? पहली बात तो यहाँ पर वर्ड है सार्वजनिक निवेश। अब इस प्रश्न में यहाँ पर आप 6 पॉइंट को देख के कहीं क्या पूछ ले यूपीएससी ने, अब कैसे इसको करें। लेकिन अगर आपको सार्वजनिक निवेश का जनरल मतलब पता है तो आप इजीली कर लोगे इसको। सार्वजनिक निवेश क्या होगा? अगर जनरल सोचें तो जो भौतिक अवसंरचना का निवेश होता है उसे सार्वजनिक निवेश मान लेंगे। सब्सिडी वगैरह कोई देते हैं किसी को, वो सार्वजनिक निवेश नहीं होता। निवेश करेंगे तो उसका क्या, कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलेगा। आप ऐसा एग्जाम्पल के रूप में सोच सकते हैं। तो सार्वजनिक निवेश क्या होता है? सरकारी व्यय होता है जो कृषि क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास, तो यहाँ पर कृषि में सार्वजनिक निवेश क्या होगा कि सरकारी व्यय जो कृषि क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास और स्थिरता में योगदान करता है। अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, सभी फसलों के कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जैसे गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया तो सरकार ने गेहूं खरीदा और किसानों को क्या दे दिए, पैसे दे दिए। यहाँ पर कैसी अवसंरचना बन रही है? किसी प्रकार का कोई भी दीर्घकालिक विकास हो रहा है या किसी प्रकार की कृषि में स्थिरता आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। पहला पॉइंट कैंसिल। दूसरा पॉइंट देखिए, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। अब यहाँ पर प्राथमिक कृषि साख समिति उसके कंप्यूटर लगा दिए वहाँ पर, यानी कि उसकी भौतिक अवसंरचना में विकास हुआ है, उसमें पूंजीगत विकास हुआ है, जिसके कारण वो क्या कर पाएंगे, रिकॉर्ड को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। उसमें पारदर्शिता आएगी, उसमें उत्तरदायित्व आएगा, जवाबदेही सुनिश्चित हो पाएगी, ई गवर्नेंस वो लागू हो पाएगा। दूसरा पॉइंट सही। तीसरा पॉइंट सामाजिक पूंजी विकास। सामाजिक पूंजी विकास का सीधा यूपीएससी ने मेंस में पूछ रखा है कि सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है। तो देखिए प्रीलिम्स के कभी कभी जो टर्म्स होते हैं वो मेंस में भी आ जाते हैं। सामाजिक पूंजी विकास का मतलब क्या होता है कि ऐसे नेटवर्क, संबंध और संस्थाओं का निर्माण करना जो कृषि गतिविधियों को समर्थन प्रदान करते हैं। जैसे कि सहकारी समिति के विकास में सरकार खर्च कर रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार खर्च कर रही है, तो वो कैसा कहलाएगा, वो सार्वजनिक निवेश माना जाएगा। चौथा पॉइंट है कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति। ये एक प्रकार की सब्सिडी है, सब्सिडी सार्वजनिक निवेश नहीं माना जाता है। चौथा पॉइंट कैंसिल। पांचवा है बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, ऋण माफी कर रहे हैं। इसमें क्या भौतिक अवसंरचना का विकास हुआ, किसी भी प्रकार का कोई स्थिरता नहीं आई, किसी प्रकार का दीर्घकालिक विकास नहीं हुआ है। पांचवा पॉइंट कैंसिल। छठा है सरकार द्वारा शीतागार यानी कि जो भंडारण सुविधा बढ़ाने के लिए निवेश करना या विकास करना उनका, या उनको स्थापित करना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अवसंरचना का विकास हो रहा है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो आंसर होगा इसका 6 पॉइंट सही, सेकंड पॉइंट सही और थर्ड पॉइंट सही। आंसर होता है इसका सी। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।